हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं और इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें बढ़िया सी आपको बताता हूँ ताकि आप जो भी चीज़ें अभी तक आपके दिमाग में चल रही हैं वो थोड़ा सा फ्री हो जाओ और अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ो। ठीक है। न मुँह छुपा के जियो, न सर झुका के जियो, गमों का दौर जो आए तो मुस्कुरा के जियो। और ये सॉन्ग आप लोगों ने शायद मूवीज़ में देखा हो, बट ये मुंशी प्रेमचंद की एक रचना में था और बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल सॉन्ग है। यानी कि आप कभी भी अपने साथ कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, हम लोग कई बार ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिनकी वजह से हम लोगों को पछतावा होता है। लेकिन आप जब उस दौर में हैं, जब आप उस टाइम पे हैं, तभी ऐसी चीज़ें होती हैं। जब वो टाइम पास हो जाता है, क्रॉस हो जाता है, तब आपको पता चलता है कि ये किसी रीजन की वजह से हुआ था, कुछ ना कुछ उसके पीछे का भी कारण था। तो ट्राई करो कि वो टाइम निकल जाएगा, आप उसके लिए उतना परेशान नहीं हो, पछताओ नहीं। जो अब आपके पास जो टाइम है उसमें आप खुश होकर के अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करो, जिस भी काम को कर रहे हो उस काम को अच्छे से करो। बहुत ज़्यादा पीछे के पास्ट के बारे में नहीं सोचना, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना। प्रेजेंट में जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हो, उस चीज़ों को आपको करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आप फ्यूचर में फिर से पछताए नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्यामिति। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं रेखा गणित भी बोला जाता है, इंग्लिश में ज्योमेट्री। ठीक है, जियो का एक मीनिंग होता है अर्थ से रिलेटेड। ठीक है, अगर इंग्लिश में मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये जियो मीन्स, इसको आप जियोग्राफी भी पढ़ते हो है ना, तो ये अर्थ से रिलेट करता है। मेट्री का मीनिंग क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट करना है अर्थ के जो भी पार्ट्स, जो भी चीजें आपको मिलेंगी। तो मेनली अर्थ में आप जब देखोगे चीजों को, तो कोई भी चीज है आइदर वो स्ट्रेट होगी या फिर उसमें कर्व्स होंगे। ठीक है, तो जब भी आप उसको मेजर करोगे तो उसमें चार चीजें आप मेजर कर पाओगे। ठीक है, क्या क्या चीजें होंगी? या तो उसमें एक लाइन होगी, यानी कि आप फीता लेकर के उसको मेजर कर सकते हो, या फिर उसमें कुछ एंगल होगा, दो ऐसी चीजें होंगी जिनके बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, या फिर वो एकदम सर्कुलर होगी तो आप उसका एरिया ही मेजर कर पाओगे। ठीक है, और या फिर वो कैसा होगा? सॉलिड टाइप का होगा जिसका आप वॉल्यूम मेजर करोगे। तो मेनली जब हम लोग अर्थ में किसी भी चीज को देखते हैं तो उसको मेजरमेंट, उसका मेजरमेंट करने के लिए आइदर हम लाइन का यूज करते हैं, एरिया, वॉल्यूम, या फिर एंगल का यूज करते हैं। जैसे अगर कोई पेड़ है, ठीक है, तो या तो उसकी लंबाई नाप सकते हो, अगर वो स्ट्रेट खड़ा है तो आप बोलोगे 90 डिग्री पर है। ठीक है, और अगर आपने उसका कुछ एक पार्ट कट कर लिया तो आप क्या बोल सकते हो? इसका इतना वॉल्यूम आपने निकाल लिया। या फिर अगर उसका सिर्फ और सिर्फ आप एक साइड से देख रहे हो तो 2 डायमेंशन में आप उसका एरिया मेजर कर सकते हो। तो ये 4 पार्ट्स हैं जिन्हें मेजर किया जा सकता है। ओके, तो अर्थ में हम लोग मेजरमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। अब बात यह आती है कि इसमें से ज्योमेट्री में क्या क्या पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो ज्योमेट्री में हम लोग बेसिक 2 पार्ट्स पढ़ते हैं ज्योमेट्री में, और एरिया और वॉल्यूम इस पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं मेंसुरेशन में। ठीक है, मेंसुरेशन का मतलब क्षेत्रमिति, तो ये हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। और यहां पर हम लोग ज्योमेट्री का ये जो पार्ट है इसको हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लाइन एंड एंगल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिक एकदम टॉपिक है, छोटा सा आसान सा टॉपिक है। लोग इसमें बहुत सारा टाइम देते हैं, 3-3, 4-4 घंटे लाइन एंड एंगल में बिताते हैं। इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, फटाफट मैं आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट्स बता देता हूं, देन इसी पे बेस्ड फटाफट प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो देखो, आपको जब भी कोई भी चीज है, आप उसका सबसे छोटा सा पार्ट अगर आपको मेजर करना है, जैसे एक लाइन है, तो आपको ये सोचना है कि लाइन भी कैसे बनी होगी। तो आप कहोगे छोटे छोटे बिंदुओं से ही तो मिलकर के ये बनी होगी। जैसे आपको केमिस्ट्री में जब आपने पढ़ा तो कोई भी पार्टिकल हो, उसका बेसिक जो पार्टिकल है वो पीरियोडिक टेबल में आपको पता है मिलते हैं। उनका भी अगर आप ब्रेक करो तो वो भी मॉलिक्यूलर लेवल पे छोटे छोटे से कण बन जाते हैं, पार्टिकल्स बन जाते हैं, बिंदु बन जाते हैं। तो आपकी कोई भी लाइन है, कोई भी सर्कल है, या कोई भी चीज है, अगर उसका सबसे स्मॉलर पार्ट अगर मैं मेजर करना चाहूं, जैसे कि अगर ये सर्कल है तो मैं बोलूं कि इसकी जो रेडियस है वो 0.00000001 हो जाए, इतनी हो जाए, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो सर्कल है ये कैसा बन जाएगा? एक बिंदु जैसा बन जाएगा। तो बिंदु जो है वो ज्योमेट्री में सबसे छोटी डेफिनेशन के लिए जो चीज है जिसको आपको पढ़ना है वो बिंदु है। तो आपने बोला बिंदु से ही सारी चीजें बनी है, तो इसी वजह से इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। सभी लोगों ने, जितने मैथमेटिशियंस हुए, सभी ने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी।
प्रॉपर इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है जो सभी ने एक्सेप्ट कर ली हो। सबसे ज्यादा जो डेफिनेशन दी गई वो यही है कि सर्कल का, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस इनफाइनाइटली स्मॉल है, बहुत छोटा सा सर्कल जो है वही आपका क्या है, एक पॉइंट है, एक बिंदु है। ठीक है, अब देखो बिंदु से ही स्टार्ट होंगे हम लोग और स्टार्ट करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। आपने कहा कि जब बिंदु बहुत सारे जुड़ेंगे तो क्या बन जाती है, लाइन बन जाती है। तो देखो लाइन जो हम लोग बोलते हैं ये एक अलग टर्म है, हम लोग हमेशा लाइन सेगमेंट बोलना चाहते हैं बट लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां समझो, आपने सन को देखा है, सूरज को, आप बोलोगे बिल्कुल देखा भैया। तो सूरज से क्या निकलती है, तो आप बोलोगे सूरज से निकलती हैं किरणें, है ना। किरणें क्यों निकलती हैं, क्योंकि सूर्य में क्या है, बहुत ताकत है। अब देखो जो किरणें होती है वो कैसे होती है, एक फिक्स पॉइंट से निकलती है, एक फिक्स पॉइंट से, और कहां तक जाती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाती है। तो ये जो पार्ट होता है जो एक फिक्स पॉइंट से निकल करके जब एरो बन जाए तो मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रे, रे या फिर किरणें। ठीक है, तो आप इसको बोलोगे ऐसा क्यों है कि ये एक पॉइंट है और एक साइड इनफाइनाइट है, क्योंकि सूर्य से निकलता है, सूर्य एक जगह पर फिक्स है। तो यहां से आपको याद रखने के लिए ये मैं तरीका बता रहा हूं जिसको कि आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा किरणें समझ में आ गया। अब जो लाइन हम लोग बोलते हैं असल में वो क्या होती है, तो लाइन जो होती है, लाइन एक ऐसा आपका ये है जिसमें दोनों साइड इनफाइनाइट है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, इस साइड भी इनफाइनाइट, इस साइड भी इनफाइनाइट। तो आपको ऐसी लाइन तो कभी भी नहीं मिली होगी, मिली है क्या कोई, कभी नहीं मिलेगी ऐसी लाइन। ठीक है, आप किसी भी कहीं से भी ढूंढना, ऐसी लाइन आपको नहीं मिलेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इनफाइनाइट वाली लाइन में से कुछ एक पार्ट क्या करते हैं, कैंची लेकर के काट लेते हैं। तो ये जो इनफाइनाइट लाइन में से हम लोग एक सेगमेंट काटते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, और जनरल लैंग्वेज में हम लोग इसे ही लाइन बोलते जाते हैं। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा डीप में डेफिनेशंस एसएससी आपसे नहीं पूछता है। तो आपने बोला लाइन सेगमेंट, ये होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो लाइन सेगमेंट असल में क्या है, एक लाइन का एक पार्ट है। तो हम लोग पॉइंट से कहां पर आ गए, लाइन एंड एंगल के लाइन पे आ गए। तो आपने बोला लाइन कितने तरह की होती है सर, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताओ। तो भाई देखो लाइन जो होती है वो कई तरह की होती है। जैसे एक ये लाइन है, अब हम लोग लाइन सेगमेंट को लाइन की तरह बोलेंगे। तो ऐसी अगर दो लाइनें जो कैसी हो, हमेशा एक दूसरे से डिस्टेंस जो है उनके बीच की क्या रहे, मेंटेन रहे, तो ऐसी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को डिनोट करने का जो तरीका है, जो कि एसएससी के पेपर तक में यूज होता है, वो एक सिंपल सा तरीका है, एक सिंगल एरो इसमें होगा, एक सिंगल एरो इसमें भी होगा, तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है, पैरेलल लाइंस। अच्छा, तो पैरेलल लाइंस के अपोजिट क्या हो सकता है, तो आपने बोला पैरेलल लाइंस के अपोजिट ये हो सकता है कि एक लाइन क्या हो, इसके इस तरह से हो, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस हो गई जो आपस में क्या 90 डिग्री पर कट करती हैं। अच्छा, तो आप क्या बोल सकते हो कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको 90 डिग्री नहीं, किसी और एक एंगल पे कोई एक लाइन कट करे, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल। हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया नाम रहता है, तिर्यक रेखा, है ना, जो तिर्यक तरीके से इसको कट कर देती है, तो ट्रांसवर्सल लाइन इसको बोला जाता है ना। तिर्यक रेखा, हिंदी के भी टर्म्स आप पढ़ते चलो, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज पढ़ते चलो। तो आपने बोला ये लाइन हो गई, लाइन में इससे ज्यादा बहुत सारी और लाइंस का डेफिनेशन है, बहुत सारे तरीके हैं, बट उनकी नीड नहीं है, जितना नीड है उतना आप सीखते चलो। तो आपने बोला लाइन में इतना ही रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसके बाद एंगल में क्या कुछ रिक्वायर्ड है, तो एंगल में देख लो। एंगल का मेजरमेंट हम लोगों ने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि एंगल को आइदर डिग्री में मेजर कर सकते हैं, है ना, 32 डिग्री, या फिर आप इसको रेडियन में भी मेजर कर सकते हो कि 22 रेडियन है ना, रेडियन का रिप्रेजेंटेशन सी से, कन्वर्जन मैं आपको वहीं पर बता चुका हूं। तो आपने बोला एंगल का इस तरह से कन्वर्जन आ गया, एंगल के बारे में हमें उसकी यूनिट पता है। लाइन को मेजर करने के लिए जितने भी लेंथ के मेजरमेंट्स हैं वो सारे आप लाइन को मेजर कर सकते हो, उसकी लेंथ निकाल सकते हो। आपने बोला एंगल कैसे बना था, तो एंगल जो है वो दो रेज जो कि एक ही सेम पॉइंट से निकलती हो, दो रेज, जैसे यहां पे सूर्य है तो आप बोलोगे दो रेज जो सेम पॉइंट से निकलते हैं, इनके बीच का ये जो आपका
ये एंगल कहलाया है, इसको ही आपने एंगल बोला है। दो रेज के बीच में डिफाइन किया गया था एंगल को, जो कि सेम पॉइंट से निकलती हूं, ठीक है। तो आपने बोला ये वाला जो इतनी डिस्टेंस है इसको एंगल बोला गया, और पहले इसको मेजर कैसे किया जाता था, रेडियन में मेजर किया जाता था, बाद में इसको डिग्री के फॉर्म में मेजर किया गया। तो ये आपने यहां पे थोड़ा बहुत इसको भी समझ लो कि दो रेज के बीच में ये जो डिस्टेंस रहती है इसे ही हम लोग मेजर करते हैं और इसे ही एंगल बोला जाता है। अच्छा, तो एंगल कितने टाइप के होते हैं? तो आपने कहा यही जो रे है ये जिस जिस तरह से वैरी करती जाएगी उसी तरह से एंगल्स के नाम आते जाएंगे। तो भाई देखो, हो सकता है ये जो रे है ये यहां से यहां के बीच में यहां कहीं पर लाई करे, तो ये जब भी आपका कितना है, मैं थीटा को अब डिग्रीज में मेजर कर रहा हूं, तो आपने कहा जब थीटा 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे हिंदी में बोलेंगे न्यून कोण, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यून कोण, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है, क्यूट सा रहता है ना, तो इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, है ना, एक्यूट एंगल, ठीक है, पूरा पूरा नहीं, एक्यूट इतना लिखते चलते हैं। अब मैंने बोला कि अगर 90 डिग्री पे होगा तो इसको क्या बोलते हैं, समकोण, हिंदी में समकोण, इंग्लिश में राइट एंगल, ठीक है। अगर यही आपका थीटा जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाए, 90 हो जाए, और लेस देन क्या हो जाए, 180 हो जाए, ठीक है। आपने क्या बोला, यहां पर थोड़ा सा एंगल, ये एरो गलत हो गया, यहां पर 90 आ जाए और यहां पर 180 आ जाए, तो आपने बोला थीटा अगर अभी तक देखो 0 से 90 के बीच में गए, 90 से 180 के बीच में आओगे, तो इसको आप क्या बोलोगे, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना, और हिंदी में क्या बोलते हो, अधिक कोण, ओके, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से अगर थीटा 180 के बराबर हो जाए तो इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो स्ट्रेट एंगल, हिंदी में क्या बोलते हैं, सरल कोण, और भी इसके कई नाम रहते हैं, ठीक है। तो ये 180 हो गया। अच्छा, अब 180 के बाद हम लोग 270 तक नहीं पढ़ते हैं, हमने कहा यार बहुत ज्यादा डिवीजन हो रहा है, इससे ज्यादा डिवीजन की नीड नहीं है, सीधे से 270 की जगह पर कितना, 360 ले लो। तो ये जो जब भी एंगल आपका 180 से 360 के बीच में होता है तो इसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल, हिंदी में वृत्त कोण। अब आपने कहा सर एक एंगल आपने मिस कर दिया था, कौन सा, 0 डिग्री। तो मैंने कहा 0 डिग्री यानी कि जब दोनों लाइंस इसी जगह पर हैं, या फिर आप इसको क्या बोलो 360 डिग्री, ये दोनों ही क्या है, सेम है, और इनको क्या बोला जाता है, कंप्लीट एंगल। इंग्लिश में कंप्लीट एंगल, हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण। ये आपने बोला ऐसा होता है, नो प्रॉब्लम, यहां तक भी बात समझ में आ गई। तो ये एंगल्स के टाइप हो गए, मैंने आपको लाइन के टाइप बताए, एंगल्स के टाइप बताए। आप क्या करेंगे, अब दोनों को मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करते हैं। अब यहां पर जो भी मैं आपको चीजें बताने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ये चीजें हमेशा हमेशा याद रखनी है। जिस तरीके से मैं बताऊंगा आसानी से आपको याद भी हो जाएंगी एक ही बार में, बट आप ट्राई करना, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते रहो, ठीक है। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उससे चीजें आपको याद रहेंगी, बट फिर भी आप लोग क्या करना है, आपको रिवाइज करते रहना। अच्छा देखो, ये वाला फिगर मैं आपको 2 से 3 बार बना लेता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग इस चीजों को अच्छे से समझ सको, ठीक है। देखो, आपने सबसे पहला कौन सा, एकांतर विमुख कोण, या फिर आप इसको ऐसे याद रखना कि जब भी दो लाइंस हैं, ठीक है, जब भी दो लाइन से इस तरह से क्रॉस करती हैं तो ये वाला जो एंगल होता है इसके बराबर रहता है, और कौन सा, ये वाला जो एंगल होता है ये इसके बराबर रहता है ना। जब भी क्रॉस बनता है, एक्स बनता है, तो आप क्या बोलोगे, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर रहता है, और ये बहुत कॉमन सी चीज है, आपको याद भी रहती है, ठीक है। तो एकांतर विमुख कोण या सॉरी शीर्षाभिमुख कोण इसको बोलते हैं, ठीक है। मैं नाम अक्सर भूलता हूं तो नाम मैं आपको भी नहीं बोलूंगा, याद रखो, बस ये ध्यान रखना कि ये शीर्ष पे जो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद देखो क्या है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में आएगा आपका, यहां पर इस वाले को मैं इस तरह से हटा देता हूं, ठीक है। ये आपका जो पॉइंट बनेगा यहां पर, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल आपस में सेम होते हैं, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे, ये हो जाएंगे आपके कौन से, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, सिमिलर है, एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग है, एक ही जैसे हैं, तो इनको करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, और ये भी आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये एंगल्स जो आपस में सेम होते हैं इनको नाम दे दिया जाता है, ताकि जब आपको क्वेश्चंस के बीच में जब पढ़ाया जाए तो आप इनको
इजीली रिलेट कर पाओ। बाकी मैं इनका नाम से नहीं, मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि ये वाला और ये वाला दो पैरेलल लाइंस हैं, ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये एक ही लाइन है, तो ये यहां पर हो या यहां पर हो, पैरेलल लाइंस आपस में एक दूसरे के जैसे ही रहती हैं, सेम रहती हैं, तो सेम एंगल यहां पर भी बनेगा, सेम एंगल यहां पर भी बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, या संगत कोण हो गया। अच्छा, यहां पे इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम लिख देता हूं मैं, ये शीर्ष अभिमुख कोण है, ठीक है, शीर्ष अभिमुख कोण है ना, या शीर्षाभिमुख कोण ऐसे भी लिखते हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ठीक है। अच्छा, यहां तक आपने बातें समझ ली एंगल्स के बारे में, ये दो एंगल्स कॉमन से समझ लिए। अब इसके बाद ये जो पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखना आप लोग, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इस वाले पॉइंट को मैं अच्छे से आपको समझाता हूं, यहां पर दो पॉइंट्स एक साथ में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या है कि दो पैरेलल लाइंस आपने इस तरह से ड्रॉ कर लिए, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से कट कर रही है, तो यहां पर आपका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा उसको अब आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है, हिंदी में इसको एकांतरभिमुख कोण बोलते हैं। आपको ऐसे नहीं याद रखना, आपको याद रखना है जेड फिगर, जब भी जेड फिगर बनेगा, ठीक है, जब भी आपका क्या बनेगा, जेड फिगर बनेगा, ठीक है, जेड फिगर जब बनेगा तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जेड में ये जो एंगल्स होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। बात ये है कि ये आपस में पैरेलल होने चाहिए, जेड की ऊपर वाली डंडी और नीचे वाली डंडी अगर आपस में पैरेलल है तो ये वाले जो कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर इसको एकांतरभिमुख कोण बोलते हैं, लेकिन आप इसको कैसे अल्टरनेट एंगल की तरह ना याद रखें, आप इसको जेड वाला एंगल याद रखना, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो भी देखो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप इस तरह से यहां पर ऐड करते हो तो ये दोनों एंगल्स का सम, अगर ये 1 है और ये 2 है, तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर? तो ये वाला भी पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं इंटरनल एंगल्स का सम। जब दो पैरेलल लाइंस हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो तो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, अब एंगल्स में आपने जितने भी एंगल्स पढ़े उसमें से दो एंगल्स आपको और ऐड कर लेना। कौन कौन से दो एंगल्स, अब आप समझो। देखो, ये परपेंडिकुलर वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था, है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइंस है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री या राइट एंगल है, ठीक। परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में आप कोई भी एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दो, तो यहां पर जो एंगल बनेगा ये कितना होगा, थीटा होगा, और यहां पर कोई एक एंगल बनेगा, इसको आप अल्फा बोल सकते हो, ठीक है। अननोन एंगल है, पता नहीं है, लेकिन आपको यह जरूर पता है कि इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ये बात तो आपको पता ही है। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या होता है, जिनका सम 90 डिग्री रहता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, एक दूसरे को मिल करके कैसे हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। जैसे आप और आपका कोई एक साथी मिल करके कंप्लीट हो जाते हो, है ना, वैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक दूसरे के बिना अधूरा अधूरा सा फील करते हैं, लेकिन अगर थीटा को अल्फा मिल जाए, अल्फा को थीटा मिल जाए तो पूरा पूरा ये लोग फील करते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरक कोण, ठीक है, ये आपका पूरक कोण कहलाता है। अच्छा, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, और इसको अभी आपको मैं समझाने के लिए एक और तरीका भी लूंगा। इसके पहले आप एक और चीज सीखो, ये कौन सा एंगल है, अगर मैं इसको यहां पर ऐसे लिख दूं तो ये कौन सा एंगल है, अपने का स्ट्रेट एंगल है, इसको हम लोग सरल कोण या स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। मैंने कहा इसके बीच में भी अगर एक लाइन कुछ इसी तरह से ड्रॉ कर दी जाए, तो आपने बोला इसमें भी दो एंगल्स इस तरह से बन जाएंगे कि एक थीटा हो जाएगा तो दूसरा क्या, फाई हो जाएगा। तो मैंने कहा यहां पर भी मैं ये कह सकता हूं थीटा और फाई का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 के बराबर। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना हो, 180 हो, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स, या फिर इनको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, समपूरक। जो मिलते ही पूरा का पूरा नहीं, सम पूरा हो जाए, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स, या फिर हिंदी में क्या बोला जाता है, समपूरक कोण। अच्छा, अब देखो यहां से आपको जो भी चीजें आपने सीखी हैं उसमें से छोटी छोटी सी थ्योरम्स बनने लग जाएंगी, जिनको कि आपको समझते चल रहे हैं। अब यहां पर एक आपसे कोई भी इस तरह से बोले, कैसे बोलेगा, आपको बोलेगा कि दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, यहां पर एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, बोल देगा तो फिर बनाने की जरूरत नहीं है, बट अगर नहीं बोला है तो बना लेगा।
ठीक है। बोलेगा कि ये वाला जो एंगल है इसका एंगल बाइसेक्टर और ये वाला जो एंगल है इसका एंगल बाइसेक्टर इस तरह से किसी एक पॉइंट P पर मिलते हैं। आपसे बोलेगा कि इस वाले एंगल का मान बताओ, क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आई? दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, आपसे बोलेगा कि ये वाला एंगल बताओ, कुछ भी एंगल नहीं दिया, कैसे करोगे? तो समझना, दो आपकी थ्योरम्स यहां पर अप्लाई हो रही। कौन कौन सी? आपने कहा यहां पर सर क्या होता था, इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता था वो कितना होता था, 180। तो अगर आपने इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है तो इन दोनों का जो सम था 180 था, आधे आधे एंगल बाइसेक्टर्स हैं, आधे आधे का सम कितना हो जाएगा, 90 के बराबर। भाई यहां पर अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये A है, ये B है, आपने कहा एंगल A कितना होता था, नहीं पता, एंगल B कितना होता था, अगर इसको एंगल B बोलूं नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि इन दोनों का जो सम होगा वो 180 होगा। और यहां पर आपने क्या कर दिया, इनका बाइसेक्टर यानी कि हाफ एंगल ड्रॉ कर दिया, तो हाफ एंगल यहां भी, हाफ एंगल यहां भी, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 के बराबर। ये पहली थ्योरम यूज हुई। और दूसरी थ्योरम यहां पर कि इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, इनका सम कितना होता है, 180 के बराबर। इन दोनों हाफ एंगल्स का सम कितना है, 90 है, तो बचा हुआ एंगल जो है वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके फॉर्म होते जाएंगे, इनको हम लोग सीखते चलेंगे। एक और पॉइंट है, उसको आप और समझ लो, जो कि आप पॉलीगन में और अच्छे से समझोगे। किसी एक पॉइंट से, बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो आपने बोला इनफाइनाइट, जितनी चाहो उतनी रेखाएं खींच लो। क्लियर? आप कहोगे जितनी चाहूं उतनी रेखाएं खींच लूं। ये रेखा कौन सी है? ये रेखा माधुरी रेखा वाली रेखा नहीं है, ये ज्यामिति वाली रेखा है। इनफाइनाइट लाइंस आप खींच सकते हो किसी एक पॉइंट से, ठीक है। सिंगल पॉइंट है, वन पॉइंट है, आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। अगर कोई दो पॉइंट्स खींच दे तो आपने कहा दो पॉइंट से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? आप कोई और रेखा खींच के बताओ जो इससे अलग हो, तो आप बोलोगे नहीं खींच सकते हैं। दो पॉइंट से अगर आपने दो पॉइंट कर दिया तो एक ही यूनिक है ना, एक यूनिक लाइन खींची जा सकती है। तो एक यूनिक लाइन खींचने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स रिक्वायर हैं? 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड है। ये बात भी समझ में आ गई। तो यहां से अब आपको एक चीज समझनी कि जैसे आपको कोई ऐसे कर दे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ठीक है। मैं आपको 3 पॉइंट का एग्जांपल ले रहा हूं। कोई आपसे पूछे 3 पॉइंट से कितनी रेखाएं, कितनी लाइंस ड्रॉ करी जा सकती हैं, तो आप ये तो ऐसे कर सकते हो कि भाई 1 लाइन हो गई, 2 लाइन हो गई, 3 लाइन हो गई, है ना। लेकिन अब आपसे कोई अगर ऐसे इसकी जगह पे बोल दे 10 पॉइंट्स हैं और कितनी लाइंस ड्रॉ करी जा सकती, तो आप ऐसे लाइंस तो बनाओगे नहीं। तो यहां पर एक फॉर्मूला जो कि हम लोग किस में सीखते हैं, प्रोबेबिलिटी में, एनसीआर, ये फॉर्मूला आपको समझना है। आपके पास कितने पॉइंट्स हैं? 3 पॉइंट्स हैं, उनमें से चूज करना है। सी का मतलब होता है चूज करना है। कितने पॉइंट्स? मिनिमम पॉइंट्स जो रिक्वायर्ड है एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स हैं, तो 3C2 ये आप जैसे ड्रॉ करोगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के बराबर। तो ये लाइन आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, 3C2 करोगे तो ये आपको नंबर ऑफ लाइंस बता देगा। इसी तरह से अगर 10 पॉइंट्स हैं, आपसे पूछ रहा है कोई कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, 10 का फैक्टोरियल लिख दोगे डिवाइडेड बाई 8 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आपने कहा 10 का फैक्टोरियल हो जाएगा 10 इंटू 9, 8 के फैक्टोरियल से कट जाएगा और ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 9 गुणे यहां पर 2 से डिवाइड कर दोगे 5, तो 45। अगर 10 पॉइंट्स हैं तो 45 लाइंस ड्रॉ करी जा सकती। क्लियर हो गया? इसके बाद एक और इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे और देख लो। अब यहां पर क्या है, अगर आपको 3 पैरेलल लाइंस गिवन है, ठीक है, 3 पैरेलल लाइंस गिवन है और उसमें कितनी भी ट्रांसवर्सल लाइंस ड्रॉ करी जाए जो उसे इस तरह से कट कर रही हो, तिर्यक रेखाएं खींच दी जाए, तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो क्या कहता है कि अगर इसकी लेंथ कितनी है, A है, ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है, B है, और यहां पर इसकी लेंथ अगर C है और इसकी लेंथ कितनी है, D है, और इसकी लेंथ अगर E है और इसकी लेंथ कितनी है, F है, तो यहां पर ये जो रेशियो होता है ये मेंटेन रहता है। इसका मतलब क्या है, A/B ये जो होता है ये बराबर रहता है C/D के, ये बराबर रहता है E/F के। और ये कैसे होता है वो भी मैं आपको सिखाता हूं। देखो ये पैरेलल लाइंस है,
ठीक है। तो पैरेलल लाइंस है ना, इसमें आप जो भी चाहो वो चेंजेस कर सकते हो। क्या चेंजेस कर सकते हो देखो, ठीक है। आपने बोला कि यहां पर मैं कुछ चेंजेस करता हूं, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं देखो। इसमें आप क्या करो, क्योंकि पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलली आप एक और लाइन जो कि एकदम हूबहू इसके जैसी हो, वो इस पॉइंट से ड्रॉ कर लो, ठीक है। एकदम इसी के जैसी एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने कहा एकदम पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, तो इसकी जो लेंथ होगी ये भी सी होगी और ये भी डी होगी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने बोला ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो गया है, इस वाले ट्राइंगल को देखो, ये वाला जो ट्राइंगल आपका फॉर्म हो गया है, इस ट्राइंगल को अगर मैं देखूंगा तो ये ट्राइंगल किस तरह का है, ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से फॉर्म हो गया। आपने कहा इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ सी है, इसकी लेंथ बी है, इसकी लेंथ डी है। ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है। यहां पर हम लोग यूज करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि आपको मैं थोड़ा सा बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन यूज हम लोग पहले कर रहे हैं। आपको जो चीजें सबसे आसानी से समझ में आए उन्हीं चीजों के लिए मैं ट्राई कर रहा हूं। तो आपने कहा इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर ये वाली लाइन जो है, ये तो सेम लाइन है, एक ही लाइन है, ये वाली लाइन ये भी सेम है, तो ये जो ट्राइंगल आपका फॉर्म होता है कौन सा, ये ऊपर में ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है और ये जो ओरिजिनल ट्राइंगल है, ये जो नीचे तक फॉर्म हो रहा है, ये आपस में कैसे होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। और जब सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस छोटे वाले ट्राइंगल की जो साइड है ए, इस छोटे वाले ट्राइंगल की जो साइड है सी, इस छोटे वाले ट्राइंगल की ये जो भी साइड है, जो भी इसकी लेंथ है, इनका रेशियो ओरिजिनल वाले साइड से बराबर रहेगा। तो आपने कहा ए अपॉन में ये कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, ये बराबर आ जाएगा किसके, सी अपॉन में सी प्लस डी के बराबर आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पता है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो हम लोग लगा सकते हैं। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो से हम लोग क्या करते हैं, इसमें ए को नीचे वाले साइड में घटा लेते हैं, सी को नीचे वाले साइड में घटा लेते हैं, तो यहां से ही एक रेशियो बन जाता है। वो क्या बन जाता है, ए अपॉन में बी, जो कि बराबर हो जाएगा सी अपॉन में डी के। आपने क्या किया, इसको आइदर 3 स्टेप में मैं बताऊं, जस्ट इसका इनवर्स लिख लो, ए प्लस बी को ऊपर, ए को नीचे, सी प्लस डी को ऊपर, सी को नीचे, फिर घटाओ उसमें, उसके बाद वापस से इनवर्स करोगे तो ये आ जाएगा। ये डायरेक्टली स्टेप भी आप ये कर सकते हो। ऊपर वाला जो भी न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में आपने घटा दिया, ऊपर वाला न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में घटा दिया, तो ये जो रेशियो होता है ये मेंटेन रहता है, ये गड़बड़ाता नहीं है। तो आपने बोला ये इसके बराबर रहेगा, और यहां से ही ये जो रेशियो आया, अगर ये आपस में सेम है, इसी तरह से मैं इसको भी इसके पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूं, ये भी इसके सेम रहेगा। इसी वजह से ये तीनों जो रेशियो होते हैं वो आपस में कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसके ऊपर बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे से जो भी चीजें आपने सीखी हैं उनको अप्लाई करेंगे। और यहां से हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं लाइन एंड एंगल की।